तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एग्ज़ाम वॉरियर राम में। और दोस्तों, हम आ चुके हैं यूपी कांस्टेबल और होमगार्ड के लिए जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है। इसमें ये हमारा इसका पार्ट होगा 5वें नंबर का। ठीक है, इससे पहले हमारे 4 पार्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, और ये हमारा 5वां पार्ट है। ठीक है, आपको ये पता ही है कि मैं PYQ आपके ये करवाता हूँ। ओके, और इसमें हम टॉप वाले क्वेश्चन देखते हैं, जो कि टॉप 30 वाले MCQ। ठीक है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये पूछे जाएंगे। तो ऐसे हम 15 क्लास देखने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपने लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। तो चलिए हम देखते हैं, अपना ये पहला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, और वहाँ पे मैं आपको इसका PDF दे दूंगा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम का लिंक लगा दूंगा, बायो में भी है मेरे, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लगा दूंगा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो और मैं आपको PDF दे दूंगा। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारा पहला ही है। क्वेश्चन हमारा पहला है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। तो जो आर्य हैं तो वो कहाँ बसे थे, भारत में आए थे तो कहाँ बसे थे। तो इसका ऑप्शन है इसका सप्त सिंधु प्रदेश में, जो कि आज के इतिहास में ये यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं, ये पाकिस्तान में पड़ता है, ये सप्त सिंधु। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर है हमारा दूसरा। रुकिए, कलर चेंज कर लेता हूँ इसका मैं। तो क्वेश्चन हमारा है दूसरे नंबर का। तो ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था। तो ऋग्वैदिक काल में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो देवता कौन सा था। तो उस टाइम पे हम मानते थे इंद्रदेव को। ठीक है, और आज तो सभी के अलग अलग सब जन के फेवरेट देव हैं। तो आप बताना आप कौन से देव को मानते हो। ठीक है, तो मैं तो भाई सभी को मानता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि इंद्रदेव को मानते थे पहले ऋग्वैदिक काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा तीसरा नंबर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा। तो ऋग्वैदिक उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी। तो सर्वाधिक पवित्र नदी थी हमारी सावित्री नदी। और सावित्री नदी को हम वितिस्ता के नाम से जानते थे उस टाइम पे। ठीक है, वितिस्ता। ठीक है, उस टाइम पे हम वितिस्ता के नाम से जानते थे सावित्री नदी को, सरस्वती को। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा तीसरा ही है ना, कि क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है। तो ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। तो ये करते थे प्रकृति की। ठीक है, तो ये प्रकृति की करते थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। 1 2 3 4, और यहाँ पे हमारा आएगा 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5वां। तो ऋग्वैदिक के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। तो ये मिलता है भाई शूद्र का ये पहले ही 10वें मंडल में इसका शूद्र का उल्लेख मिलता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो प्रश्न नंबर है हमारा 6वें नंबर का। क्वेश्चन हमारा है 6वां। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है भाई ऋग्वैदिक में, जो कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो प्रश्न नंबर है हमारा 7 नंबर का, यानी 7वें नंबर का क्वेश्चन हमारा है 7वां नंबर। तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी। तो ऋग्वैदिक आर्यों की कौन सी भाषा थी। 3 लोग की थी भाई, संस्कृति भाषा थी भाई। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो संस्कृति भाषा थी ऋग्वेदों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर है हमारे 8वां नंबर का। क्वेश्चन है हमारा 8वां। तो निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा था। प्राचीन वेद कौन सा था, यानी सबसे नया वेद। प्राचीन में नया वेद आएगा। ठीक है, तो नया वेद था ये हमारा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका। अर्थवेद ये नया था, यानी सबसे बाद का वेद समझो। और सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ये हमारा ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारे 9वें नंबर का। क्वेश्चन है हमारा 9वां। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है।
तो ऐसा कौन सा वेद है जिसकी गद्य और पद्य की रचना की गई है, कौन से वेद में? तो ये की गई है भाई यजुर्वेद में, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारे 10वें नंबर का। तो क्वेश्चन हमारा है 10वां। तो ऋग्वैदिक काल में विनिमय के मध्य में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई गाय का। गाय का प्रयोग किया जाता था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, और इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर है हमारा 11वें नंबर का। तो ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो सबसे प्राचीन काल राजनीतिक संस्था कौन सी थी ऋग्वैदिक काल में? तो ये थी भाई सभा, जो कि ए ऑप्शन में इसका सही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभा इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो प्रश्न नंबर है हमारा 12वां। भाई क्वेश्चन मैं भूल भी सकता हूँ, क्योंकि भूलना मेरे को आता है। ठीक है, अगर ना रहे याद तो आप क्वेश्चन ये सीरीज इसकी कोई अपने मन में मत सोचना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत में कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? तो ये किया गया था 8% निर्धारित किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि आपके सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भाई मैंने मिक्स क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से आपके पूछे जाएंगे। तो प्रश्न नंबर है हमारा 13वां। तो क्वेश्चन है हमारा 13वां। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसकी अवधि क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 2012 से 2017 इसकी सही अवधि, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा 13वां। क्वेश्चन है हमारा 13वां। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया था? तो ये किया था हमारा 8.2% निर्धारित किया था, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इधर ये ऑप्शन दिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर है हमारा 13वां। तो क्वेश्चन हमारा 13वां। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 2006 को ये की गई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी वाली। ठीक है, तो ये 2 फरवरी 2006 में की गई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे ये आप कमेंट करके जरूर बताना। ओके दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां। क्वेश्चन है हमारा 14वां। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ की गई? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की गई अगस्त में, यानी अगस्त में की गई, 2014 अगस्त में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर है हमारे 14वें नंबर का। क्वेश्चन हमारा है 15 हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, आयुष्मान भारत योजना किसके संबंधित है? तो आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो ये है स्वास्थ्य से संबंधित, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो प्रश्न नंबर है हमारा 17वां। क्वेश्चन है 17वां, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई? तो ये की गई थी जनवरी 2016 को। ठीक है, यानी ए ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 17वें नंबर का, सॉरी 18वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है हमारा 18वें नंबर का, जो कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? स्वतंत्र भारत की औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी अप्रैल 1948 को ये की गई थी। ठीक है, यानी ए ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन है हमारा 19वें नंबर का। 19वें नंबर का हमारा प्रश्न है कि भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी भाई, देख सकते हो, जुलाई 1991 में ये की गई थी। ठीक है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, यानी ये इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो इधर अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा 20वें नंबर का। तो क्वेश्चन हमारा है 20वां।
तो भारत सबसे अधिक संगठित उद्योग है, यानी सबसे अधिक कौन सा उद्योग है, तो ये सबसे अधिक है हमारे भारत में वस्त्र उद्योग, यानी कपड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा है। कपड़े का कारखाना बहुत ज़्यादा प्रमाण में हमारे भारत में होता है, क्योंकि कपास भी होता है तो कपास से ही कपड़ा बनता है, तो इसलिए भारत में कपड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, क्वेश्चन है हमारा 21वां। तो भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, तो भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी है ऑप्शन बी, यानी मुंबई या बम्बई। पहले बम्बई कहते थे 1956 में, 1960 के पहले बम्बई कहते थे, और इसकी जब महाराष्ट्र की स्थापना होती है तो इसको मुंबई कहने लगे, ठीक है, बम्बई कहते थे। जब 1 मई 1960 को इसकी स्थापना होती है महाराष्ट्र की, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की स्थापना होती है, तो तब से ये मुंबई कहने लगे, ठीक है, और उसके पहले हम बम्बई कहते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 22वां, क्वेश्चन हमारा 22वां। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं हम कानपुर को, जो कि आपके ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा 24वां, क्वेश्चन हमारा 24वां है। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है, तो पूर्व का बोस्टन कहा जाता है या मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक क्वेश्चन हमारा 25वां ये प्रश्न है हमारा। तो निम्नलिखित में से संयोजित ऊतक कौन सा उदाहरण है, संयोजित ऊतक का कौन सा उदाहरण है, तो ऑप्शन ए लिम्फ, ऑप्शन बी हड्डियां, और ऑप्शन डी सी है दोनों, और ऑप्शन डी है यानी ये सभी, यानी ये सभी भी बोल दो या सी ऑप्शन कह दो, यानी सॉरी रक्त, तो इसका ये सभी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 26वां, प्रश्न है हमारा 26वां। तो रक्त किस प्रकार का एक ऊतक है, तो ये है संयोजित ऊतक, ठीक है, यानी संयोजित ऊतक है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर है हमारा 27वां। तो क्वेश्चन हमारा 27वां है। मानव शरीर में इच्छा अनुसार गति करने वाले अंगों में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, तो इच्छा अनुसार को कहते हैं रेखित ऊतक, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 28वां है, क्वेश्चन है हमारा 28वां। तो संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है, तो संकुचनशील ऊतक के नाम से कौन सा ये जाना जाता है, तो ये जाना जाता है पेशी, यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 29 नंबर का प्रश्न है। तो चेतना ऊतक के नाम से जाने वाला ऊतक कौन सा है, चेतना ऊतक के नाम से कौन सा ऊतक जाना जाता है, तो ये इसको जानते हैं हम तंत्रिका तंत्र को चेतना के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा 30वां, क्वेश्चन हमारा 30वां है। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो ये होता है भाई हमारे छोटी आंत में, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन, सॉरी एक मिनट, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपके सी ऑप्शन में दिया है छोटी आंत में इसका अधिकांश भाग पाचन अंगों में संपन्न होता है, यानी छोटी आंत में अधिकांश भाग पाचन होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31वां। गलती हो सकती है भाई, मेरे से भूल सकता हूँ क्वेश्चन, लेकिन मैं 30+ कराऊंगा आपको। प्राइमरी मेमोरी यूनिट किसका एक हिस्सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मेमोरी है एक CPU टाइप का, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो 32वां, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से डैश मेमोरी में संग्रहित रहता है, तो ये कौन से में रहता है, तो ये रहता है सेकेंडरी में, ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 33वां, क्वेश्चन है हमारा 33वां।
तो रोम रीड ओनली मेमोरी, रोम का क्या है फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी में डाटा में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि सिर्फ पढ़ा जाता है। ठीक है, ये रोम पढ़ा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 35वां। तो आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं हम रोम। ठीक है, रोम अभी मैंने उसका फॉर्म बता दिया, रीड ओनली मेमोरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अभी हम मिलते हैं किसी और नए दिन, जो कि आप यानी कल मिलेंगे। तो आप बताना आपको ये क्लास कैसी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर देना भाई, साथ में शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में। ठीक है, और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करना, और मैं फॉलो नहीं बोलूँगा लेकिन आपको मैसेज करना पड़ेगा, तब मैं आपको ये पीडीएफ भेज सकता हूँ। ठीक है, और इंस्टाग्राम कैसे मिलेगा, तो मेरे बायो में जाके या फिर इसमें जाना, अपना क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाना, और वहाँ पे मैं इंस्टाग्राम का लिंक लगा दूंगा, तो आप जा सकते हो सीधा, और वहाँ पे मैसेज करना मेरे को इंस्टाग्राम पे, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। और साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना। ठीक है, आपका 35 में से कितना स्कोर आया ये जरूर बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।